चलिए दोस्तों, हमने बात की थी कि हम लोग मुगल काल को 2 वीडियो में ख़त्म करेंगे। एक वीडियो हो चुका है, अकबर तक हम वहाँ तक पढ़ चुके हैं और जो अपना दूसरा है उसमें अब यहाँ पर हम लोग शुरू करने वाले हैं जहांगीर से, चूँकि अकबर तक हम लोग देख चुके थे पहले भी। तो जहांगीर के बारे में जानते हैं कि 1605 से लेकर 1627 तक की गद्दी पर रहे। इनके शिक्षक थे अब्दुल रहीम खान खाना। इनको फ़ारसी, तुर्की, हिंदी का नॉलेज अच्छी थी। इनकी माँ का नाम मरियम उज़्ज़मानी था, ठीक है? और सलीम जो इनका नाम था वो शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अकबर ने रखा था। इनको सलीम, ठीक है, प्यार से वो इनको शेखू बाबा कह के बुलाते थे। 1605 में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी नाम से शासक बने, जब अकबर की अतिसार के कारण डेथ हो गई थी। इनका पहला विवाह मानबाई से हुआ था, जयपुर या आमेर की जो राजकुमारी थी। इनको शाह बेगम की उपाधि दी थी उन्होंने, और इनसे ही खुसरो का जन्म हुआ था। मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि सलीम ज़्यादा शराबखोरी करते थे, ठीक है। अब 1586 में जहांगीर दूसरी शादी करते हैं। 1586 में क्या होती है, इनकी दूसरी शादी होती है। 1586 में अकबर ने देखा कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो इनका दूसरा विवाह होता है। इनका दूसरा विवाह वो करते हैं उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से। जगत गोसाई से, जिन्हें हम लोग जोधाबाई नाम से जानते हैं, क्योंकि जोधाबाई नाम से जानते हैं, ठीक है। इनसे क्या हुआ था, इनसे खुर्रम का जन्म हुआ था। जगत गोसाई से क्या हुआ था, इन्होंने खुर्रम को जन्म दिया था। खुर्रम को मतलब समझते हैं, शाहजहां को, ठीक है। अब जहांगीर का एक पुत्र और था शहरयार, उसके बारे में कहा जाता है उनका जन्म एक रखेल से हुआ था। क्या छोड़ो। अब जहांगीर को किस लिए जाना जाता है, ठीक है। एक बदायूं का स्टेटमेंट है कि एक बार जहांगीर ने, सलीम ने 1591 में अकबर को जहर दे के मारने की कोशिश की थी। फिलहाल ये सब फैक्ट्स को उचित नहीं माना जाता है, खैर, क्योंकि जहांगीर ने उस समय विद्रोह कर दिया था। खैर, जहांगीर के बड़े पुत्र का नाम था खुसरो। खुसरो ने 1606 में, जब जहांगीर गद्दी बैठे उसके समय विद्रोह कर दिया, ठीक है। कहां पर हुआ था, जब ये विद्रोह करा था तो एक युद्ध हुआ था। ये युद्ध कहां पर हुआ था, जालंधर के निकट भैरावल, ठीक है। भैरावल में युद्ध हुआ था, ठीक है। भैरावल में युद्ध के बाद यहां पर खुसरो हार गया। खुसरो की पराजय। और एक और खास बात है, गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। किसने, क्यों? क्योंकि इसकी सहायता सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने की थी। 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी, क्यों? ऐसा माना जाता है कि इन्होंने खुसरो की सहायता की थी, इसलिए, ठीक है। अब अहमदनगर का एक वजीर था मलिक अंबर, तो इसको हराने के लिए खुर्रम को भेजा था, ठीक है। तो खुर्रम ने क्या किया था, मलिक अंबर को हरा दिया था और शाहजहां की उपाधि दी थी, ठीक है। तो पूछा जाए, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि क्यों दी थी जहांगीर ने? क्योंकि क्योंकि अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर को हराया था, इसलिए दे दी थी, ठीक है। लेकिन इसी समय, जहांगीर के समय ही एक बड़ा इन्वेंट होता है कि 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल जाता है। कंधार मुगलों से निकल गया, ठीक है। कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया, ठीक है। और शाही अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। शाही अब्बास ने कंधार पर उस समय अधिकार कर लिया था। तो आपको याद रखना है कि
किसके समय पर मुगलों से कंधार निकल गया? जहां, ठीक है, तो याद रखना है आपको यहाँ पर जहांगीर का। और 1622 ईस्वी याद रखना है, किसने जीता था? शाही अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब आपको एक और याद रखना है, जहांगीर के पुत्र शाहयार से मेहरुनिसा की लाडली बेगम की साथ इसकी शादी होती है, जहांगीर के पुत्र शाहयार बेगम की। नूरजहां की माँ का नाम आपको याद रखना है असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि इसी समय खोली थी। खैर, अब हमें बात करनी है सबसे इंपॉर्टेंट, 1626 ईस्वी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। 1626 ईस्वी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है कि महावत खां ने झेलम के तट पर 1626 ईस्वी में 1626 में जहांगीर, नूरजहां और आसफ खां को बंदी बना लिया था। आसफ खां को बंदी, तो किसने बनाया था बंदी? आपको याद रखना, 1626 ईस्वी में महाबत खां ने बनाया था। ठीक है, जहांगीर के काल को एक और वजह से भी बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो है चित्रकाल का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, तो जहांगीर ने और नूरजहां की सूझबूझ से उस बंदी गृह से जहांगीर निकल गए थे। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसने उनको बंदी बनाया था, वो आपको याद रखना है, महाबत खां का नाम याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि चित्रकला इनके समय पर अपने चरमोत्कर्ष पर थी, तो जहांगीर का के समय को स्वर्णकाल माना जाता है चित्रकला का। ठीक है, इन्होंने आगा रजा खां के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की। क्या कि इन्होंने चित्रशाला की स्थापना की। ठीक है, तो आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद उस्ताद मंसूर, बिसनदास, मनोहर गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत खान बड़े इंपॉर्टेंट थे। हमें बस कुछ उपाधियां समझनी है। जहांगीर ने कुछ उपाधियां दी थी। ठीक है, एक उपाधि थी नादिर अल अत्र, उपाधि थी नादिर अल अत्र। ये किसकी उपाधि थी? तो याद रखना, उस्ताद मंसूर की उपाधि थी। ठीक है, तो आपको याद रखना हो तो क्या, मंसूर इत्र लगाता था, आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो। एक उपाधि थी नादिर उल जमा, ये किसकी उपाधि थी? तो ये थी अबुल हसन की, ये भी चित्रकार थे, अबुल हसन की। ठीक है, अच्छा, बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को हमें यहाँ पर समझना है कि एतमाद-दौला का मकबरा, ठीक है, नूरजहां द्वारा बनवाया गया था। एतमाद-दौला का मकबरा इसी समय, एतमाद-दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये पहली ऐसी इमारत है, ठीक है, जो पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बनी है, पूर्णतया सफ़ेद संगमरमर से बनी पहली इमारत है, पहली इमारत है। ठीक है, पित्रादुरा तकनीक यहीं पर इस्तेमाल हुई थी, इसलिए आपको इसको समझना है। पित्रादुरा तकनीक मतलब पत्थरों के बीच में रत्न को जड़ देते थे, रत्न जड़ाऊ शैली भी इसे कहते हैं।
रत्न जड़ाऊ शैली, नाम से जानते हैं। ठीक है। जहांगीर के शव को कहाँ कहाँ दफनाया गया? जहांगीर को शाहदरा, लाहौर, शाहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे। पूछा जाए किन मुगल शासकों को भारत की सीमा से बाहर दफनाया गया, तो आपको याद रखना है, एक बाबर, दूसरा जहांगीर को। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे शाहजहां को। थोड़ा जल्दी से हम लोग क्विक रिवीजन देख रहे हैं। शाहजहां को रिवीजन इस तरह से कुछ छूट ना जाए। शाहजहां का दूसरा नाम खुर्रम था, खुर्रम। ठीक है। जन्म लाहौर में, जन्म कहाँ हुआ था इनका? लाहौर में। ठीक है। इसके अलावा इनकी माँ का नाम पता ही है, आसफ खां की पुत्री अर्जुन मानो बेगम सॉरी के साथ तो इनका विवाह हुआ था। माँ इनकी कौन थी? हमने थोड़ी देर पहले ही जाना। ठीक है। इनकी माँ का नाम समझ गए। चलिए, जगत गोसाई, जगत गोसाई इनकी माँ थी। ठीक है। इन्हीं से खुर्रम का जन्म हुआ था। जगत गोसाई क्या थी? माँ। ठीक है। इनकी पत्नी कौन थी? इनकी धर्म पत्नी कौन थी? अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज महल जिनको कहते हो आप, मुमताज महल। इनका दूसरा नाम भी याद आपको होना चाहिए, अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है। ओके। अब इन्होंने, शाहजहां खुर्रम थे, बड़ी खास बात है। अब खुर्रम की बड़ी खास बात थी, क्योंकि जहांगीर के जो पुत्र थे उन्होंने आपस में विद्रोह करने की सोची। ठीक है। खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। तो जहांगीर के 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्रों ने आपस में विद्रोह कर दिया। तो शहरयार ने उस समय क्या किया? लाहौर में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। जहांगीर की मृत्यु होती है। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां के ससुर आसफ खान ने खुसरो के पुत्र दार बख्श को तत्कालिक तौर पर बादशाह बना दिया था। तो शहरयार ने लाहौर में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। आसफ खान ने आक्रमण कर दिया और शहरयार की आंखें निकलवा ली। ठीक है। अब देखो, शाहजहां ने क्या किया? आसफ खां को वजीर का पद दिया, महावत खां को खानखाना की उपाधि दे दी बाद में। ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी, इनको हेल्प करने के लिए इनको दी गई थी। अब शाहजहां को समझिए आप, सिजदा पाबोस समाप्त कर दिया, सिजदा खत्म, पायबोस या कदम चुंबन जिसे बोलते थे, इसको भी उन्होंने क्या कर दिया? उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक है। और चाहार तस्लीम प्रथा शुरू की, ऐसे करके हाथ हिलाना है ना, चाहार तस्लीम, चाहार तस्लीम प्रथा शुरू की। बादशाह के सामने ऊपर से नीचे तक हाथ हिलाना। ठीक है। अब इलाही सम्मत को हटा के हिजरी सम्मत लाया है। ठीक है। इलाही सम्मत समाप्त, उसकी जगह पर कैलेंडर अब किस पे होने लगा? हिजरी सम्मत पे शुरू किया गया। ठीक है। अपने शासन के 11वें वर्ष, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, शासन के 11वें वर्ष, शासन के 11वें वर्ष झरोखा दर्शन बंद कर दिया। झरोखा दर्शन, बादशाह अपनी बालकनी में खड़ा हो जाता था और पब्लिक को दर्शन दिया करता था, वो बंद कर दिया, झरोखा दर्शन कर दिया। और 12वें वर्ष तुलादान, इसको भी समाप्त करवा दिया। ठीक है। तुलादान मतलब राजा को तौला जाता था और उसके बराबर की मात्रा में आभूषणों से और रत्नों से, और बाद में उसको प्रजा में बांट दिया जाता था। जो राजा के जन्मदिन पर हुआ करता था उसको भी इसने
बंद करवा दिए। ठीक है, राजधानी को क्या किया, आगरा से दिल्ली, राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर एक शाहजहानाबाद की नींव डाली। से दिल्ली में शाहजहानाबाद। ठीक है, शाहजहां के शासन को स्थापत्य का स्वर्ण युग मानते हैं। स्थापत्य का इसको स्वर्ण काल माना जाता है। जैसे इसने बहुत सारी अच्छी अच्छी इमारतें बनाई, जैसे जैसे दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला नहीं बनवाया था, दिल्ली का लाल किला। आगरा का लाल किला तो अकबर ने बनवाया था। ठीक है, यहीं पर दीवाने आम, ठीक है, दीवाने खास, ठीक है, दिल्ली की जामा मस्जिद, सब शाहजहां ने इनका निर्माण कराया था। आगरा में मोती मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ताजमहल, इन सब का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो ताजमहल की स्थापना, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं ताजमहल का वास्तुकार कौन था, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों के आंसर भी आपको पता होना चाहिए कि क्या था, उस्ताद अहमद लाहौरी। अगर इसका आर्किटेक्चर या वास्तुकार पूछ लिया जाए तो आपको बताना है उस्ताद अहमद लाहौरी, इसका क्या था, वास्तुकार था। ठीक है, तो ये भी है। शाहजहां ने एक उपाधि दी थी गुण समंदर की, किसको दी थी, एक सरदार थे उनको उन्होंने गुण समंदर की उपाधि दी थी। गुण समंदर कौन कहलाता था, लाल खां। कौन कहलाता था, लाल खां। तो शाहजहां ने उपाधि दी थी। दारा शिकोह सबसे विद्वान था शाहजहां के पुत्रों में। ठीक है, अब दारा शिकोह ने क्या किया था, दारा शिकोह सबसे बड़ा पुत्र भी था और सबसे ज्ञानी भी था। दारा शिकोह ने भगवत गीता, उस किताब में बता रहा हूं, इनका फारसी अनुवाद करवाया था। भगवत गीता, योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ, उपनिषद, उपनिषद, रामायण और रामायण। ठीक है, इनका फारसी अनुवाद कराया। इनका क्या कराया, इनका फारसी में अनुवाद कराया। ठीक है, और सर ए अकबर, अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया। उपनिषदों का अनुवाद, सर अकबर को कहते हैं महान रहस्य। ठीक है, तो दारा शिकोह की हत्या भी कर दी गई थी 1659 में, और बाद में से हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया। ठीक है, इसकी हत्या की गई थी 1659 में, और हुमायूं के साथ इसको दफन करा गया। ठीक है, शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण कराया था और दारुल वक़ा नाम के कॉलेज की मरम्मत भी कराई थी। ऐसे भी कई सारे क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे गए। ठीक है, 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, मृत्यु की अफवाह फैल गए और उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, और बाद में सितंबर 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया। ठीक है, और 1666 में की डेथ हो गई। फिर हमें
अगला जो महत्वपूर्ण शासक है औरंगजेब को पढ़ना। औरंगजेब के बाद हमें कोई ऐसे शासक मुगल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ से मुगल काल खत्म हो जाता है, फिर आधुनिक काल आता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो हमें औरंगजेब को और यहाँ पर जानना है, फिर हम लोग उनकी मुगलों की पॉलिसीज़ को समझेंगे। औरंगजेब को समझते हैं कि 1658 में वो गद्दी पर बैठता है और 1707 तक वो शासक बन के रहता है। ठीक है। माँ का नाम मुमताज महल, ठीक है। बचपन अधिकांश नूरजहां के पास बीता था। इनके गुरु के नाम था पीर मोहम्मद हकीम, इनके गुरु थे। गुरु इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, पीर मोहम्मद हकीम, हकीम इनके गुरु थे। ठीक है। इनका विवाह राबिया बीबी से हुआ था, फारसी राजकुमारी। इनका विवाह फारसी राजकुमारी दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम, जिन्हें ये राबिया बीबी कहते थे। ठीक है, इनसे हुआ था। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। इनका पहला राज्याभिषेक, अकबर का भी 2 बार हुआ था और इनका भी 2 बार हुआ था। तो पहला राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन नाम से, ठीक है, 1658 में हुआ था। ठीक है, 1658 को। और दूसरा राज्याभिषेक कब हुआ था? 1659 को, देवराई के युद्ध जीतने के बाद। देवराई के युद्ध के बाद शाहजहां के महल में, शाहजहां के महल में हुआ था। ठीक है। इन्होंने कुरान को शासन का आधार बनाया। कुरान को क्या बनाया? इन्होंने शासन का आधार बनाया। सुन्नी धर्म को मानता था। ठीक है। इसको जिंदा पीर भी कहते हैं। ठीक है। 1669 में मुहर्रम मनाना बंद, मुहर्रम मनाना बंद करवा दिया। ठीक है। 1679 में जजिया फिर से लागू। ठीक है। 1665 में काम और किया था इन्होंने, दरबार में होली नहीं मनाओगे, होली पर प्रतिबंध। ठीक है। 1702 में हिंदुओं की अंगूठियों पर, जो दरबारी थे, हिंदुओं की अंगूठियों पर हिंदू देवी देवता नहीं होंगे। ठीक है। जो दरबारी थे उनमें खासतौर पे। ठीक है। साबरमती के तट पर मुर्दों की अंत्येष्टि पर प्रतिबंध लगा दिया था इसने। औरंगजेब के समय पर ही सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति मुगल शासन में थे। इसी के समय सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति मुगल सेना में, हिंदू सेनापति सेना में थे। ठीक है। सूबों की संख्या इस समय कितने राज्य थे और विस्तार हुआ था? इस समय सूबों की संख्या 20 थी। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हिंदू मनसबदारों की संख्या पूछ लें अगर,
हिंदू मनसबदार इस समय कितने थे? तो 337 थे इस समय, जो सर्वाधिक थे। ठीक है। औरंगजेब ने राहदारी, पिंडारी और ग्रहकर इनको समाप्त किया। राहदारी, ग्रहकर और पिंडारी भूमिकर था। पिंडारी मतलब भूमिकर, इन सबको क्या कर दिया? इन सबको समाप्त कर दिया। ठीक है। मुहतसिब की नियुक्ति, मुहतसिब की नियुक्ति भी की थी औरंगजेब ने। मुहतसिब क्या था? चरित्र की निगरानी करने वाला अधिकारी। चरित्र की निगरानी करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? मुहतसिब कहलाता। ठीक है। और एक और काम किया था, सिखों के नवे गुरु, सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर की हत्या क्यों की थी? क्योंकि ये इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए इनकी हत्या करवा दी। ठीक है। कब कराई थी? 1675 में दिल्ली में ही करवा दी थी। ठीक है। ओके। इसी के समय पर भरतपुर राजवंश की स्थापना हुई। भरतपुर की नींव जाट नेता राजा राम के भतीजे चूड़ाराम या चूड़ामण ने की। चूड़ामण ने। ठीक है। राजा राम के भतीजा था ये, राजा राम का भतीजा था, इन्होंने की। ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट नहीं। इन्हीं के समय पर जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि औरंगजेब के बीच में हुई थी 22 जून 1665 में। किस किस के बीच हुई थी? जय सिंह वर्सेस शिवाजी के बीच। ठीक है। इसी के बाद, इसी संधि के बाद शिवाजी क्या हुए थे? 1666 में, 1666 में आगरे के किले में औरंगजेब के समक्ष पेश हुए। यहाँ पर इनको कैद कर पेश हुए, को फिर कैद कर जयपुर भवन रखा गया। कर जयपुर भवन में रखा गया। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछते हैं, बीबी का मकबरा, इसका निर्माण किसने कराया था? बीबी का मकबरा, जो इनकी वाइफ थी राबिया बीबी, उनका मकबरा का निर्माण 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगजेब ने कराया था। औरंगजेब द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है, 1688, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1686, 1686 पहले आपको याद रखना है, और फिर आपको याद रखना है 1687। 1686 में बीजापुर को जीत लिया और साम्राज्य में मिला लिया, और 1687 में गोलकुंडा, ठीक है, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और इनकी डेथ कब हुई थी? औरंगजेब की डेथ की अगर बात करो तो 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई थी। अहमदनगर में हुई थी।
हमने बात की थी मुगल साम्राज्य के पतन को, जब हमने मॉडर्न हिस्ट्री का एक वीडियो शेयर किया था तो वहाँ पर हमने उसको समझा था। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और समझनी है। औरंगजेब के समय के प्रमुख विद्रोह, औरंगजेब के काल के विद्रोह, इन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि औरंगजेब के काल के विद्रोह आपको याद रखने हैं, है ना। औरंगजेब के समय कुछ विद्रोह हुए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इन विद्रोह को समझना भी बड़ा ज़रूरी है। उस पृष्ठभूमि को हम लोग बाद में समझेंगे अपने डिटेल में, जहाँ पर हम लोग रेगुलरली चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले हुआ था एक जाट विद्रोह। क्रम मिलाने के लिए आएगा आपको। जाट विद्रोह टाइमिंग याद रखनी है, 1667 से ये 88 तक चलता है, 1688 तक। ठीक है, इस समय इनके नेता कौन थे? गोकुल, ठीक है, राजाराम और चूड़ामण, जिसने भरत, ठीक है, इसने क्या किया? चूड़ामण के बारे में क्या बात की थी अपन ने, जल्दी बताओ। किसकी स्थापना की थी इसने? भरतपुर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, फिर इन्हीं के समय में दूसरा विद्रोह हुआ था, अफगान विद्रोह। अफगान विद्रोह, अफगान विद्रोह हुआ था 1667 से लेकर 72 तक चलता है। और भागू और अकमल खां, दो नाम आपको यहाँ पर याद रखने, भागू और अकमल खां, दो नाम बस आपको यहाँ पर याद रखना है। अफगान विद्रोह। तीसरा हुआ था सतनामी विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है सतनामी विद्रोह। कालखंड याद रखना है, 1672 में हुआ था। ठीक है, सतनामी साधुओं के द्वारा, जितने भी अनुयायी थे इनके, तो सतनामी अनुयायियों ने इसमें भाग लिया। चौथा आपको याद रखना है बुंदेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह राजा बुंदेला के समय में हुआ था। बुंदेला विद्रोह 1661 से लेकर 1707 तक चलता है, जब तक औरंगजेब की डेथ होती है। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना है चंपत राय को याद रखना है, जुझार सिंह को याद रखना है, और छत्रसाल को याद रखना है। छत्रसाल को याद रखना है। ठीक है, फिर आपको याद रखना है राजपूतों का विद्रोह। राजपूतों का विद्रोह टाइमिंग याद रखनी है, 1679 से 1709 तक। दुर्गादास राठौर को आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर आपको छठा विद्रोह जो इंपॉर्टेंट है याद रखना है, सिख विद्रोह। सिख विद्रोह, ठीक है, 1675। ठीक है, यहां से गुरु तेग बहादुर डेथ हो गई, तो उसके बाद गुरु गोविंद सिंह डेथ हो गई, उसके बाद बंदा बहादुर। ठीक है, जब तक इनकी डेथ नहीं होती। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है, क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप याद कर सकते हो कि जाट अफगान गया, वहां सतनाम बोलते हुए बुंदेलखंड का राजपूत सिखों से मिल गया। ट्रिक आप याद कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ट्रिक अगर आपको याद करनी है इसकी ट्रिक, तो कैसे याद करोगे? जाट अफगान गया, ठीक है, वहां सतनाम बोलते हुए, ठीक है, बुंदेलखंड का राजपूत सिखों से मिल गया। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा, इससे आपको वो सारी चीज़ें याद रहेंगी जो आपको जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये विद्रोह पे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, इसलिए। चलिए, अब हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा करने जा रहे हैं, मुगलकालीन प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक व्यवस्था। ठीक है, मुगलकालीन हम लोग यहाँ पर प्रशासन देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था देखेंगे, आर्थिक व्यवस्था देखेंगे और संस्कृति को देखेंगे। इतनी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर अभी देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो
सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था को समझ लेते हैं, ठीक है, फिर चीज़ों को समझेंगे। मुगल कालीन की व्यवस्था या शासन व्यवस्था कैसी थी? अगर शासन व्यवस्था की बात की जाए, और इससे क्वेश्चंस खूब आए हुए हैं, तो शासन व्यवस्था का आधार सैनिक और सामंतशाही था। और क्या था? सामंतशाही था, ठीक है। शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पूछा जाए, शासन के कार्यों का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था मुगल काल में? तो आप बताएंगे वो वकील था, वकील, ठीक है, वकील था, ठीक है। अब वकील था, वकील के कर्तव्यों को अकबर ने डिवाइड कर दिया था, ठीक है, वकील था, इसके कार्यों को अकबर ने दीवान, ठीक है, मीर बख्शी, सद्र उस सद्र, और मीर संगम में विभाजित कर दिया था। मीर संगम में विभाजित कर दिया था, ठीक है। सेना को वेतन, सेना को वेतन कब मिलता था? सेना को वेतन मिलता था सरखत पर, जब मीर बख्शी साइन कर दे। मीर बख्शी जब सरखत पत्र पर साइन करता था, तभी सेना को वेतन मिलता था हर महीने, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना है। न्याय विभाग का प्रधान क्या होता था? काजी, न्याय प्रधान काजी, काजी होता था, ठीक है। इसे सद्र भी कहते थे, सद्र। प्रधानमंत्री कौन होता था? प्रधानमंत्री वजीर हुआ करता था, ठीक है। विजारत किसे कहते थे? विजारत, विजारत मंत्री परिषद को कहते थे। ये वर्डिंग आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी कौन था? मीर बख्शी कौन था? सेना का प्रमुख, ठीक है ना, ठीक है। सद्र उस सुदूर कौन था? सद्र उस सुदूर सम्राट को धार्मिक मामलों पर सलाह देने वाला, सम्राट को धार्मिक सलाह दिया करता था, ठीक है। और सद्र क्या था? सद्र, सद्र क्वेश्चन है, सद्र कौन हुआ था? तो लगान युक्त भूमि, जो लगान मुक्त भूमि, सॉरी लगान युक्त नहीं, लगान मुक्त भूमि का निरीक्षण करता था। और लगान मुक्त भूमि को क्या कहते थे? मदद ए मास, मदद ए मास, ठीक है। इसका निरीक्षण करता था कि कितनी भूमि ऐसी है जिसको लगान मुक्त किया है सम्राट ने, ठीक है। अब इसके अलावा भी कुछ वर्ड थे, वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है मुगल काल में, और इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, बनता है तो बनता है। दीवान आय व्यय विभाग देखा करता था, दीवान क्या देखता था? आय व्यय विभाग, ठीक है। काजी न्याय विभाग का हेड था, ठीक है, ठीक है। मुहतसिब कौन होता था?
मुहतसिब, बहुत बार क्वेश्चन आया है मुहतसिब से कि ये मुहतसिब कौन था। प्रजा के चरित्र का निरीक्षण करता था, प्रजा के चरित्र का निरीक्षण करता था मुहतसिब। ठीक है। मुसारिफ राज सचिव हुआ करता था, मुसारिफ राज सचिव थे मुसारिफ। ठीक है। मीर आतिफ, मीर आतिश, आतिश याद रखना, आतिशबाजी वाला, मतलब तोप खाने का हेड, तोप खाने का निरीक्षक कौन था, मीर आतिश, नाम से याद रखना। एक होता था दरोगा ए डाक, दरोगा ए डाक, समझ गया होगे, डाक चौकी अधीक्षक। डाक चौकी अधीक्षक। ठीक है। मीर बर, याद रखना, मीर बर। ठीक है। वन, वर को वन से याद रखना, वन अधीक्षक था ये, मीर वर वन अधीक्षक। मीर मुंशी, शाही पत्रों को लिखने वाला, शाही पत्रों को लिखने वाला मीर मुंशी होता था। एक और था मीर समान, मीर समान। ठीक है। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान, सम्राट के घरेलू विभागों का हेड, ये हुआ करता था। ठीक है। अब देखो मुगल सेना थी वो 4 भागों में बटी थी, मुगल सेना के 4 पार्ट थे। पहला पार्ट था पैदल, दूसरा पार्ट था घुड़सवार, तीसरा पार्ट था तोपखाना, और चौथी थी हाथी सेना, इसे हस्ती सेना भी कहते थे, हस्ती सेना या हाथी सेना। ठीक है। अकबर के समय में प्रधानमंत्री होता था वकील, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अकबर के समय में याद रखना है, जो प्राइम मिनिस्टर था वो था वकील, तो याद रखना। और वित्त मंत्री, जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसको कहते थे वकील, वजीर, अकबर के समय में। ठीक है। अच्छा, अकबर के समय जो टकसाल थे, दरोगा, तो दरोगा क्या था, वो टकसाल अधिकारी था, याद रखना। ठीक है। हाथी की सेना के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया था हस्ती सेना के लिए, इसको कहते थे पीलवान, पीलवान विभाग था हाथी सेना के लिए, पीलवान विभाग, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मुगल मनसबदारी व्यवस्था सेना का या सैन्य व्यवस्था का आधार था, और इस प्रथा को अकबर के द्वारा ही शुरू करा गया था। ठीक है। तो पूछा जाए मनसब व्यवस्था किसने शुरू की, किसी भी एग्जाम में, ये बहुत सरल क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। मनसब व्यवस्था किसने शुरू की, इसको अकबर के द्वारा शुरू करा गया था। ठीक है। मनसब जो शब्द है इसका मतलब होता है, मनसब का मतलब होता है पद, ये पद होता है। ठीक है। और ये प्रतिष्ठा का, मनसबदार की प्रतिष्ठा का, मनसबदार की प्रतिष्ठा का सूचक है ये शब्द, जितने का मनसब उतनी ज्यादा उसकी प्रतिष्ठा। ठीक है। ये जो अकबर की मनसब व्यवस्था थी, ये चंगेज खां की, एक चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ठीक है। अब अलग अलग वाले मनसबदार थे, जैसे किसी को 10 से 500
का मनसब है तो वो क्या कहलाएगा? इसको बोलते थे मनसबदार, मनसबदार। ठीक है। अब अगर किसी को 500 से 2500 तक का दिया है, किसी को 500 से 2500 तक का मनसब दिया है, उसको कहते थे अमीर, अमीर। ठीक है। 2500 से ऊपर दिया है, 2500 से ऊपर दिया है तो अमीर ए आजम, अमीर ए आजम कहते थे। जहांगीर ने इसमें एक नई व्यवस्था शुरू की, सवार पद में 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था की। ये नोट करके याद रखना आपको। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा, पूछा जाए 2 अस्पा प्रणाली किसके शुरू की गई? 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा, एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। ठीक है। 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था की और सबसे पहले महावत खां को इस पर नियुक्त किया। और सबसे पहले इसे पाने वाला व्यक्ति कौन हुआ? सबसे पहले महावत खां को इस पद पर नियुक्ति दी। ठीक है। देखो एक और याद रखना है, 1573 में गुजरात विजय जब वो करके आए 71 में, तो उस समय उन्होंने समुंदर देखा, तो 1573 में उन्होंने जल सेना गठन किया। तो जल सेना एक अधिकारी बनाया और उसका नाम रखा जल सेना अधिकारी का मीर ए बद्र, मीर ए बद्र। ठीक है। फिर हमने बात की औरंगजेब ने जजिया 1679 में पुनः लागू कर दिया, लेकिन अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया था। ठीक है। मुगल शासकों में केवल अकबर ही ऐसा था जो कि निरक्षर था, जो पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब बहुत ही शिक्षित थे। अब देखो थोड़ा समझते हैं परगने का शासन कैसे होता था। परगने का शासन कैसे चलता था? ठीक है। परगने को कैसे शासन में तौर में रखा जाएगा, कैसे परगने का शासन चलाएंगे, चलिए हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक होता था सिकदार, परगने का अधिकारी होता था सिकदार। ठीक है। इसका काम क्या था? परगने में शांति व्यवस्था, शांति व्यवस्था बना के रखना। ठीक है। और जो मालगुजारी का जो पैसा था उसको यही जमा करता था सिकदार। आमिल, आमिल क्या था? परगने का वित्त अधिकारी था। परगने का वित्त अधिकारी था। ठीक है। फौतदार कौन था? फौतदार परगने का खजांची था। ठीक है। परगने का खजांची ये था। कानून को कौन था? जिसको हम लोग आजकल लेखपाल बोलते हैं। कानून को कौन था? पटवारियों का प्रधान था, पटवारियों का हेड होता था। ठीक है। तो ये सब चीजें याद करनी। अब चलिए हम लोग समझेंगे मुगल कालीन भू राजस्व क्या था। इस समय भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, भू राजस्व को समझते हैं। ठीक है। कई सारी व्यवस्थाएं यहाँ चलती थी, टोडरमल की जब्ती प्रणाली, करोड़ी व्यवस्था, दहसाला, बटाई, नस्क। ठीक है। तो ये सब क्या थी? भू राजस्व की प्रणाली थी। भू राजस्व में क्या क्या चल रहा था आपको याद रखना है। एक तो जब्ती प्रणाली चल रही थी। ठीक है। करोड़ी व्यवस्था चल रही थी, एक करोड़ी नाम का अधिकारी चलता था, करोड़ी प्रणाली चल रही थी। दहसाला व्यवस्था चल रही थी, बटाई चल रही थी, और नस्क व्यवस्था चल रही थी। नस्क जिसे कानकूत भी कहते हैं, ये सब बटाई की व्यवस्थाएं थी।
ठीक है। शेरशाह की एक पद्धति थी, अकबर ने उसका भी भू राजस्व के लिए उपयोग किया। ठीक है, अकबर ने राई का प्रयोग भी किया भू राजस्व के लिए। ठीक है, जो कि दरअसल शेरशाह की थी। ठीक है, करोड़ी नाम का जो अधिकारी था, इसकी नियुक्ति 1573 में नियुक्ति हुई थी। 1573 में इसकी नियुक्ति अकबर के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये इसका काम क्या था? 1 करोड़ दाम वसूल करना था। इसका काम क्या था? 1 करोड़ दाम की वसूली, यही इसका काम था। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें कि 1570-71 में खालसा भूमि पर भू राजस्व की एक नई प्रणाली शुरू की गई। ठीक है, जिसे तखसीस और तहसील कहते हैं। ठीक है, अब औरंगजेब ने क्या किया था? नस्क या कानकूत, ये औरंगजेब ने अपनाई थी, ये औरंगजेब के द्वारा अपनाई गई नस्क प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, और नस्क में क्या किया था? औरंगजेब ने क्या क्या दिया था? ये उपज का 1/2 भाग था। नस्क क्या था? ठीक है, अब 10 साल की बात कर लेते हैं। 1580 में, टाइम किसका है? अकबर ने इसे लागू किया। ठीक है, वास्तविक उत्पादन और स्थानीय कीमत के आधार पर। स्थानीय कीमत के आधार पर 10 साल को अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, एक टर्म था जीन्स ए आला। जीन्स ए आला, तो जीन्स ए आला क्या था आपको याद रखना है। तो जितनी भी नकदी फसलें थी, नकदी फसलों को क्या कहते थे? जीन्स ए आला कहते थे। खालसा भूमि, ठीक है, बादशाह के नियंत्रण में होती थी। खालसा भूमि क्या थी? खालसा भूमि किसके कंट्रोल में होती थी? किंग के कंट्रोल में। ठीक है, इसी से वो मनसबदारों को भूमि दिया करते थे। ठीक है, जागीर भूमि क्या थी? जागीर भूमि किसी को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, उसकी जगह पर ये जमीन दे रहे हैं, तनख्वाह के बदले दी जाने वाली, तनख्वाह के बदले जागीर भूमि देते थे। ठीक है, सरयुगल या मदद ए मास, सरयुगल या मदद ए मास, ये लगान मुक्त भूमि हुआ करती थी, अनुदान वाली, अनुदान और लगान मुक्त। ठीक है, उसको क्या बोलते थे? सरयुगल या फिर मदद ए मास, ऐसी भूमि को बोला करते थे। अगर उत्पादकता के आधार पर भूमि को देखा जाए तो भूमि कई भागों में डिवाइड थी। ठीक है, खासतौर पे 4 भाग थे इसके। एक थी पोलज भूमि। अगर पूछें कि पोलज भूमि क्या थी, तो आपको बताना पोलज भूमि सबसे उपजाऊ। ठीक है, तो सबसे उपजाऊ भूमि कौन थी? वो होती थी पोलज भूमि, ये सबसे उपजाऊ भूमि थी। ठीक है, प्रतिवर्ष खेती होती थी यहां पर, प्रतिवर्ष खेती, हर साल यहां पर आप खेती कर रहे हो, इसलिए ये पोलज भूमि होती थी। दूसरी होती थी परती भूमि, नाम सही है, परती भूमि। ठीक है, पोलज से कम उपजाऊ होती थी। ठीक है, यहां पर क्या होता था? एक फसल लेते थे, साल में एक फसल। फिर एक होती थी चाचर भूमि, चाचर भूमि। ठीक है, एक फसल के बाद 3 से 4 वर्ष तक खाली, तब इसमें उत्पादक मतलब इसमें उपजाऊपन आता था। फिर बंजर भूमि, बंजर भूमि, खाली भूमि। तो ये टर्मोलॉजी आपको याद रखनी है, ये चारों टर्मोलॉजीज आपको याद रखनी है भूमि के प्रकारों के लिए।
ठीक है। मुगल काल में अगर कृषक की बात करें, कृषक के कितने प्रकार थे? एक होता था खुद कास्त, एक होता था खुद कास्त। अब जो खुद कास्त था, नाम ही है खुद कास्त, ठीक है, जहां के निवासी वहीं पर खेती, जहां के निवासी वहीं खेती करते थे, खुद कास्त, ये खुद कास्ट कहलाते थे। एक होते थे पाही कास्त, पाही कास्त, पाही कास्त नाम ही है पाही कास्त, दूसरे गांव जाकर खेती, दूसरे गांव में जाके ये खेती करते थे, पाही कास्त। तीसरे होते थे मुजारियान, मुजारियन, मुजारियन कौन थे? ठीक है, ये क्या करते, खुद कास्ट कृषकों से भूमि किराए पर लेके करते थे, खुद कास्ट कृषकों से भूमि किराए पर लेकर खेती करते थे, ये क्या कहलाते थे? मुजरियान। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझते हैं, इस काल के सिक्कों को भी समझ लेते हैं, मुगल कालीन सिक्के समझ लेते हैं। ठीक है, अकबर ने शाही, अकबर ने क्या किया था? शाही टकसाल की स्थापना की थी, और इसका जो अध्यक्ष है उन्होंने अब्दुस समद को किया था, इसका अध्यक्ष उन्होंने अब्दुस समद को बनाया था। ठीक है, अकबर ने जब आज असीरगढ़ को जीत लिया था, असीरगढ़, विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित कराई थी अकबर ने। ठीक है, औरंगजेब ने, औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया था, औरंगजेब को याद रखना। ठीक है, रुपए की सबसे ज्यादा ढलाई, रुपए की सबसे ज्यादा ढलाई औरंगजेब के समय पर ही हुई थी। ठीक है, आना सिक्का, एक सिक्का था आना, आना सिक्का, ये शाहजहां द्वारा, आना सिक्का का प्रचलन शाहजहां ने शुरू किया था। ठीक है, जहांगीर ने सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाई थी, जहांगीर ने सिक्कों पर, सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई थी। ठीक है, सबसे बड़ा सिक्का, सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता था? उसको बोलते थे संसप, संसप। ठीक है, ये सोने का था, ये सोने का था। ठीक है, इलाही, सबसे प्रचलित सोने का सिक्का, सबसे प्रचलित सोने का सिक्का क्या कहलाता था? इलाही कहलाता। चांदी का रुपया मुख्य इसका आधार था, और दाम का प्रयोग दैनिक लेन देन में, दाम का प्रयोग दैनिक लेन देन में। ठीक है, और 40 दाम बराबर 1 रुपया होता था। ठीक है, तो मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? चांदी का रुपया। ठीक है, अब मुगलकालीन साहित्य को समझ लेते हैं हम लोग, इस समय का साहित्य कैसा था, साहित्य कैसा था। ठीक है, बाबर ने एक नई शैली मुबाइयान, मुबाइयान क्या थी? एक काव्य शैली है, हम लोगों ने उस समय देखा था। किसने शुरू की थी इसको? इसको बाबर ने शुरू किया, हम लोग बाबर को पढ़ रहे थे, वहां पर हमने देखा था। ठीक है, तासीदे रसीदी एक किताब है, तासीदे रसीदे,
रसीदी। हुमायूं के काल में इसको लिखा गया था और इसको लिखा था मिर्जा हैदर दोगलत ने। मिर्जा हैदर दोगलत ने इसको लिखा था। ठीक है। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने इसकी रचना की, हुमायूं की बहन थी। ठीक है। हुमायूं नामा के 2 पार्ट हैं। पहले वाले पार्ट में बाबर का इतिहास, और पार्ट 2 में हुमायूं का इतिहास है। ठीक है। दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा सबसे पहले दरबारी इतिहास लेखन किसने शुरू किया? तो आप बताएंगे अकबर ने शुरू करवाया था इसको। ठीक है। एक एक किताब है मुंतखब उल तारीख, मुंतखब उल तवारीख। ठीक है। ये बनायूनी ने लिखी थी, बनायूनी द्वारा। ये क्या है? हिंदुस्तान का आम इतिहास माना जाता है इसे, जैसे हिंदुस्तान का आम इतिहास के नाम से जानते हैं। ठीक है। 1574 में ही रामचरितमानस लिखी गई थी, जो अकबर के समकालीन थे, कबीरदास तुलसीदास जी। 1574 में रामचरितमानस की रचना की थी तुलसीदास ने। तो पूछें किसके समकालीन थे, याद रखना। बनायूनी अकबर की धार्मिक नीतियों का कट्टर विरोधी भी था। अकबर का राज कवि पूछ लें, राज कवि अकबर का कौन था? तो आप बताओगे कि फैजी था। फैजी को उन्होंने राज कवि बनाया था और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक, इसी के अधीन अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी। ठीक है। मुगल राज का गजेटियर किस किताब को कहता है? मुगल राज का गजेटियर किस किताब को कहा जाता है? मोहम्मद साकी ने किताब लिखी थी मासीरे आलमगीरी, मासीरी आलमगीरी। मासीरे आलमगीरी किसने लिखी थी? तो मोहम्मद साकी, मोहम्मद साकी ने लिखी थी। ठीक है। तो इसको क्या, औरंगजेब के समय की है, इसको मुगल राज्य का गजेटियर कहा जाता है। कुछ किताबें हैं जिनके नाम और राइटर को आपको याद रखना है, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी? तुर्की में लिखी थी बाबर ने। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक है। अकबर नामा बाबर की पुत्री ने लिखा था। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। ऐसे अगर आ जाए आइन ए अकबरी, तो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक है। तबकात ए अकबरी, इंपॉर्टेंट बुक है ये सब। तबकात ए अकबरी, ये किताब किसने लिखी थी? तो आप बताएंगे निजामुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन अहमद ने इस किताब को लिखा था। ठीक है। तारीख है शेर शाही, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तारीख ए शेर शाही, इसकी रचना किसने की? अब्बास खां शेर खान, अब्बास खां सरवानी ने की थी। ठीक है। तो मुंतखब उल तारीख, मुंतखब उल तवारीख, इस किताब को किसने लिखा? बदायूनी ने लिखा था। ठीक है। तो बुक्स और उसके राइटर को आपको थोड़ा सा याद रखना है। तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है, या इकबाल नामा ए जहांगीरी, मसारे ए जहांगीरी, पादशाह नामा, पादशाहनामा। पादशाहनामा 2 लोगों ने लिखी है, 2 पादशाहनामा है। एक लिखी है कज़बीनी ने, मोहम्मद कज़बीनी ने, और जो दूसरी लिखी है लाहौरी ने,
लाहौरी ने, अब्दुल हमीद लाहौरी इसको बोलते हैं। शाहजहांनामा, शाहजहांनामा, शाहजहांनामा किसने लिखी है? इनायत खान ने, इनायत खान ने शाहजहांनामा लिखी है। आलमगीर नामा, इस तरह पूछे, फतूहात ए आलमगीरी, फतूहात ए आलमगीरी, ये बुक किसने लिखी? फतूहात ए आलमगीरी, ईश्वर दास नागर, ईश्वर दास नागर ने लिखी है। ठीक है, तो कुछ किताबें हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग कुछ पुरानी किताबें जो एग्जाम में आई हुई हैं उनको भी देख लीजिएगा, तो वहाँ से मोस्टली रिपीट होती हैं, बुक्स मोस्टली पुरानी ही रिपीट होती हैं, तो ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग थोड़ा सा वास्तुकला को समझ लेते हैं। ये वास्तुकला आखिर क्या बला है और वास्तुकला को हमें क्यों जानना है, तो वास्तुकला को समझ लेते हैं मुगल कालीन। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया, हमें पता है। पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम उज जमी महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पूछ लें कोई तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इबादत खाना की स्थापना 1575 में उन्होंने कराई थी और 1578 में उन्होंने इबादत खाना को धर्म खाना में बदल दिया था। ठीक है, किस किताब का अनुवाद किसने कराया, ये सारी चीज़ें के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें भी मालूम होना चाहिए। किस इमारत का निर्माण किसने कराया? ठीक है, जैसे काबुली बाग, जैसे काबुली बाग, काबुली बाग कहाँ पर है? पानीपत में एक मस्जिद है काबुली बाग, और इसका निर्माण बाबर ने कराया, संभल में भी कराया था। बाबरी मस्जिद अयोध्या में मीर वाकी ने कराई थी, आपको पता ही है। जामा मस्जिद या जामी मस्जिद कहते हैं उसे, तो जामी मस्जिद जो संभल में है, इसका निर्माण भी बाबर ने कराया था। ठीक है, अब देखो आगरा की मस्जिद, ठीक है, दीन पनाह नगर, दीन पनाह नगर, ये दोनों हुमायूं ने, ठीक है, ये दोनों हुमायूं ने करवाए थे। फिर पुराना किला, जहाँ पर शूटिंग रेंज है इस समय दिल्ली में, और किला ए कोहना, किला ए कोहना, ठीक है, शेर शाह का मकबरा, ये तीनों का निर्माण शेर शाह ने खुद कराया था। ठीक है, अब देखो हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, ठीक है, दिल्ली में है, और हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो ने बनवाया था। ठीक है, आगरा का किला, अकबर ने बनवाया था। ठीक है, जहांगीरी महल, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, जोधाबाई का महल, जोधाबाई महल, मरियम की कोठी, मरियम की कोठी, बीरबल महल, पंचमहल, तुर्की सुल्तान की कोठी, ठीक है, जामा मस्जिद, ये सारी चीजें इन सभी चीज़ों का निर्माण अकबर ने कराया था। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा हमने पहले ही बात कर ली है, ये बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने कराया था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा,
कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। ये भी अकबर ने करवाया था। ठीक है, अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, आगरा सिकंदरा। ये जहांगीर ने बनवाया था। एतमादुल्ला का मकबरा हम लोग पढ़ चुके हैं, नूरजहां का है, दोबारा नोट नहीं करेंगे। ठीक है, जहांगीर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, शाहदरा लाहौर। नूरजहां ने, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, चलिए दोबारा नोट हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, आगरा महल, शीश महल, खास महल, मुसम्मन वर्ग, नगीना मस्जिद, ये सब शाहजहां के समय में। नगीना मस्जिद ये हमने वहां पर नहीं पढ़ा है। नगीना मस्जिद आगरा में है, शाहजहां ने इसका निर्माण कराया। मोती मस्जिद आगरा में, शाहजहां ने निर्माण कराया। ठीक है, ऐसे एक मोती मस्जिद और है, मोती मस्जिद दिल्ली, तो इसके लिए आप औरंगजेब का नाम याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि दिल्ली वाली जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, तो जितनी भी इमारतें दिल्ली में हैं वो शाहजहां ने बनवाई थी, याद रखना, सिर्फ मोती मस्जिद को छोड़ के। बादशाही मस्जिद लाहौर में है, बादशाही मस्जिद लाहौर में है, उसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। तो बस इसी के साथ ही हमारा मुगल काल समाप्त होता है, और इससे बाहर आपको बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इतना करिए, एग्जाम बहुत पास में है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नीड नहीं है, इससे ज़्यादा नीड नहीं है, और यहाँ से बाहर क्वेश्चन आने की संभावना भी बिल्कुल कम से कम 1% है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग मुगल काल को इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, और जल्दी से 2 घंटे में आप पूरा मुगल काल का रिवीजन कर लेंगे। इसी प्रकार मैं आपको ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में सारे वीडियो इसी तरह से बना के आपको दूंगा, ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकें अपने आप को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पर हम लोग देखेंगे सल्तनत का।